व्हाट इज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, क्या नाम से समझ आ रहा है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल टॉपिक। मतलब जो हम सीओपीडी पढ़ेंगे, इट इज, हम जानते हैं सीओपीडी के अंदर आता है। सीओपीडी हम जानते हैं क्या होती है, सी ओ पी डी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेस। क्लियर? इसके अंदर हमने बात करी थी, हमने मेजर इसमें चार बातें करी थी, जिसमें हमने बोला था क्रोनिक अस्थमा, नॉट एक्यूट। हम्म कौन कौन से? एक तो क्रोनिक अस्थमा, जो हम लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी हमारा सीओपीडी के अंदर आता है, उसकी हम कंप्लीट बात कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, है ना, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। फिर इसके बाद पढ़ेंगे एम्फाइजिमा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रोंकियोटेक्सिस, ठीक है। ब्रोंकियोटेक्सिस को भी हम, ये चारों सीओपीडी को हमें कंप्लीट करना है। सीओपीडी का मतलब समझते हैं, क्रोनिक, हैवी क्रोनिक, ठीक है। वो डिसीज कैसी होनी चाहिए? अस्थमा नहीं, क्रोनिक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस नहीं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है। एम्फाइजिमा और ब्रोंकियोटाइसिस तो खुद में ही बहुत क्रोनिक होते हैं, मतलब वो नाम तो, वो तो ऐसी कंडीशन है। एम्फाइजिमा तो बहुत बार आपने मूवी थिएटर्स में जब आप जाओगे ना, तो वो उसमें एक ऐड दिखाते हैं कि इन्होंने सिगरेट पी थी, उनकी फैमिली थी, तो जब वो दो चार वो लंग डिसीजेस का नाम बताए ना, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, उसमें एम्फाइजिमा जरूर बोलते हैं। कभी जाके नोटिस करना कितनी खतरनाक है, हम जब पढ़े। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है? हम जानते हैं दो तरह की डिसीजेज होती हैं, एक होती है ऑब्स्ट्रक्टिव, एक होती है रेस्ट्रिक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब जिसमें सांस छोड़ने में प्रॉब्लम आती है। किसमें प्रॉब्लम आती है? ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। रेस्ट्रिक्टिव मतलब जिसमें सांस लेने में प्रॉब्लम आती है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। तो ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब एग्जांपल यही सारी सीओपीडीज। और रेस्ट्रिक्टिव की जैसे निमोनिया, कोविड, एआरडीएस, एआरडीएस है ना, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये सब क्या है? ये रेस्ट्रिक्टिव डिसीज में सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इन सबको हम पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं, हर लेक्चर में करा है हमने। फिर एक छोटा सा हमने इसको एक ऑन एन एवरेज पे समझ लिया। तो अब हम उठाते हैं सबसे बड़ा चैप्टर इसका, सेकंड वन, दैट इज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी का, ठीक है। क्या है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस? नाम से समझ आ रहा है, क्रोनिक तो लगाना ही पड़ेगा। यानी ब्रोंकाइटिस का एक्यूट नहीं होता? बिल्कुल होता है। कोई आपसे पूछे एक्यूट ब्रोंकाइटिस नहीं होता? बिल्कुल होता है। लेकिन हम इसको पढ़ रहे हैं सीओपीडी के अंदर, तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस कभी नहीं है। हमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस पढ़ना पड़ेगा, तभी तो हम इसे सीओपीडी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं बस समझाता हूँ कैसे। तो क्रोनिक वर्ड तो हम समझ गए, क्रोनिक इसलिए कर रहे हैं सर, बहुत ज्यादा क्रोनिक है तभी सीओपीडी के अंदर पढ़ रहे हैं। ब्रोंकाइटिस का मतलब तो बहुत सिंपल सा होता है सर, ब्रोंकाइटिस मतलब आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन ऑलवेज, आइटिस वर्ड किसके लिए होता है? इन्फ्लामेशन। और ब्रोंकाई मतलब आपके जितने भी क्या है, ब्रोंकाई से कौन कौन से ब्रोंकाई होते हैं? प्राइमरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई, और देन आपके ब्रोंक्यूल्स। इस तरीके से होते हैं। आपका लंग्स कैसे होता है? लंग्स हम जानते हैं, पहले हमारा ट्रैकिया होता है। पहले क्या होता है? हमारा ऊपर की तरफ ट्रैकिया होता है, उससे हमारी प्राइमरी ब्रोंकाई निकलती है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से देन क्या निकलता है हमारा? एल्वुलाई। और जो जितना भी जो गैसियस एक्सचेंज होता है, सब कुछ होता है, वो कहां पर, किस लेवल पर होता है? एल्वुलाई के लेवल पर ही तो होता है। गैसियस एक्सचेंज किस लेवल पर होता है? एल्वुलाई के लेवल पर ही। आपको एल्वुलाई दिख रही है? यानी ये जो ऊपर वाला पार्ट है ट्रेकिया से लेके, और ये प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प नहीं करता। ये ईयरवे का पाथवे है, ये ईयर को लेके आएंगे और वापस लेके जाएंगे। लेकिन गैसियस एक्सचेंज कौन करता है? वो करती है आपकी एल्वुलाई। वो करती है आपकी एल्वुलाई। गैसियस एक्सचेंज तो एल्वुलाई करती है ना। पाथवे, जिस तरीके से, अगर आपको देखो अस्थमा पढ़ाऊं, अस्थमा पढ़ चुके हैं, अगर अस्थमा आपको याद हो तो उसमें भी जो अस्थमा प्रॉब्लम थी वो भी किसकी थी? वो भी ब्रोंकाई की थी। वो एल्वुलाई की प्रॉब्लम तो नहीं थी ना, अस्थमा भी नहीं थी। हम अस्थमा को अच्छे से पढ़ चुके हैं, पूरा नहीं है तो उसको रिवाइज करो। क्या कि अस्थमा भी जो प्रॉब्लम थी वो भी हमारी मेनली ट्रैकिया और प्राइमरी ब्रोंका, सेकेंडरी ब्रोंका, यानी हमारे ईयरवे की ही थी। और ये भी जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, ये भी हमारी ईयरवे की ही है। इसमें जो हमारे ईयर सैक होते हैं, जो हमारे गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, वो इन्वॉल्व में नहीं आते। वो डायरेक्टली इन्वॉल्व में नहीं आते, इनडायरेक्टली आते हैं। जैसे अस्थमा में भी आते थे, सेम अस्थमा में जैसे आते थे वैसे। कैसे? क्या अस्थमा में भी हमें पता है कि क्या हमने पढ़ा था, तो कंडीशन वही होती है, रीजन अलग अलग है। अस्थमा हम समझ चुके हैं, अस्थमा में तो सारी चीजें कैसी हो रही थी? हाइपर एलर्जिक हो रही थी। इसमें मैं बताऊंगा क्या होता है, रीजन वही है, इसमें भी सेम वही होगा, म्यूकस का प्रोडक्शन होगा, है ना, आपके अंदर ईयर ट्रैप्ड होगी। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है? चलो, ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है कि किसी के अंदर यह ट्रैप हो रही है। मैं आपसे बात करूं, या आपने क्या करा,
मैं आपसे बहुत सिंपल सी बेसिक बात पूछता हूँ कि आपको ना ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज, इसका मतलब क्या है कि आपने सांस ली कितनी, सपोज 50 ml ली, 50 ml आपके एल्वोलाई में भर गई। अब मैं आपका क्या बोल रहा हूँ कि सर इसको ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज है, यानी सर जब ये अगली बार जो ईयर निकालेगा सिर्फ 50 ml निकालेगा क्या सर? नहीं, तो सर कितनी निकालेगा? 40 ml। यानी सपोज करो 10 ml का क्या हो गया, स्टोरेज हो गया। अब हर बार 10 ml का स्टोरेज होता जाएगा, यानी एल्वोलाई में क्या होने लग जाएगी, एयर ट्रैप्ड होने लग जाएंगी, एयर भरने लग जाएगी। जब आप एक्सरे वगैरह करा के देखोगे तो आपको यह, जैसे उसमें अगर आपको याद हो, जब हमने आपको बताया था कि जब हमने अस्थमा का, जब हमने बताया था क्रोनिक अस्थमा का, जब हमने आपको एक्सरे वगैरह दिखाया था, तो उस तरीके से आपको ईएस में कैसी मिलेगी, ईयर ट्रैप्ड मिलेगी आपको। इसमें भी आपको ये देखो क्या मिलेगी, ईयर ट्रैप्ड मिलेगी। इसमें भी क्यों क्यों क्योंकि ये किसी भी ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज में ईयर तो ट्रैप मिलनी है, ये तो आप मान लो, क्योंकि तभी अंदर तो ईयर भर रही है। तो इस तरीके से देखो, दिख रहा है ये इतना ब्लैकिश क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है इतना ब्लैकिश? कोई भी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज हो, आप उसका सीओपीडी है तो आप उसका बहुत एक्सरे आराम से प्रेडिक्ट करके बता सकते हो। क्यों सर? क्योंकि हैवी ब्लैकिश दिखेगा। क्यों दिखेगा हैवी ब्लैकिश? हम जानते हैं हमारे जब भी लंग्स एक्सरे होते हैं, जिसमें जो भी कितना जो सॉलिड पार्ट होता है वो व्हाइट दिखता है, और जितना गैसियस पार्ट होता है वो क्या दिखता है, ब्लैक दिखता है। तो अभी इतना ब्लैकिश क्यों हो रहा है? क्योंकि गैस अंदर ट्रैप्ड हो रही है, ठीक है। और इसमें नहीं, हर सीओपीडी के में होगा, जितनी सीओपीडी, क्योंकि नाम ही ऑब्स्ट्रक्टिव, तो सब में आपकी क्या होनी है, ईयर तो ट्रैप अंदर होनी ही होनी है। क्लियर बात है, बेसिक है, ठीक है। अब इसके हम कुछ डेटा की बात करते हैं कि जैसे पहला क्वेश्चन ये आता है, क्या सर एक्यूट ब्रोंकाइटिस में? तो बिल्कुल होता है। यानी सिंपल सी बात है, एक पहले एक्यूट ब्रोंकाइटिस था, होता तो पहले एक्यूट ब्रोंकाइटिस ये, ठीक है। वो ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, वो परसिस्ट करता रहा, देन इट कन्वर्टेड इनटू क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है। क्लियर? तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है वो जनरली आपका 2 to 8 वीक में ठीक हो जाता है बहुत इजीली। ईयरवे का इन्फ्लामेशन है, किसी से भी हो सकता है, वायरल, स्मोकिंग, मैं बताऊंगा सबके क्या क्या रीजन होते हैं, स्मोकिंग से क्यों हो जाता है, वायरल से क्यों हो जाते हैं, क्योंकि अंदर इन्फ्लामेशन है, किसी भी चीज से हो सकता है। ईयरवे का इन्फ्लामेशन है, कहो बैक्टीरियल ने ग्रोथ कर ली, तो जब भी बैक्टीरिया आएंगे तो आपके एंटीजन है, वो एंटीजन एंटीबॉडी आएंगे, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी तो इन्फ्लामेशन तो नहीं है ना। अब स्मोकिंग से कैसे होता है मैं वो भी समझाऊंगा। कुल मिला के वहां पर इन्फ्लामेशन होना है, आपका ईयरवे, आपका जो ईयरवे है पूरा, वहां पर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलना है, उसी को बोलते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। वो क्रोनिक होना चाहिए, उसका टाइम पीरियड क्या होगा मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अभी तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस जनरली हमारा 2 से 8 वीक में ठीक हो जाता है। फिर सर क्रोनिक के लिए क्या डेफिनेशन होगी, कोई टाइम पीरियड तो होगा ना, कि अगर इतने टाइम पीरियड तक हमारा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस रहता है तो हम उसे क्रोनिक बोलेंगे। अभी मैं आगे बताता हूँ। हम जानते हैं अब, यानी अगेन अगेन इन्फ्लामेशन है, तो हम हर बार मैं बात करता हूं कि आपको 5 चीजें बहुत कॉमन मिलती है जब भी इन्फ्लामेशन हो। क्या? एक तो रेडनेस मिलती है, कभी भी बाहर चोट लगी है आपको देखा होगा तो आपने किस तरीके से, आपको जब वो क्या होता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है, क्यों होता है कि आपकी वहां पर इन्फ्लामेटरी इज अ हीलिंग रिस्पॉन्स। जब भी आपकी हीलिंग होनी है तब भी इन्फ्लामेशन होगा, कोई एंटीजन आएगा तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी तब भी इन्फ्लामेशन होगा। तो बॉडी में जो इन्फ्लामेशन होता है वो हीलिंग रिस्पॉन्स है। क्यों? क्योंकि अगर आपका एंटीजन आया तो एंटीबॉडी उसको मारने जाती है, तो उसका हीलिंग रिस्पॉन्स आपको ठीक होने के लिए होता है। तो जरूरी नहीं है कि कोई बैक्टीरिया आए तभी इन्फ्लामेशन होगा, नहीं, आपके बॉडी के अंदर अगर कोई डैमेज हो गया, जैसे आप क्या कर रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो जाए, आपकी नी पर ट्रोमा हो जाए, तो आपने देखा कितना इन्फ्लामेशन हो जाता है, पूरी रेडनेस, स्वेलिंग, पेन आती, तो वहां को इन्फेक्शन हुआ था नहीं, फिर भी इन्फ्लामेशन हुआ ना। क्यों? क्योंकि इन्फ्लामेशन क्या सर, इन्फ्लामेशन एक हीलिंग प्रोसेस है, सेकेंड ईयर पैथो में पढ़ के आए हैं, तो इट इज अ पार्ट ऑफ हीलिंग प्रोसेस, तो इन्फ्लामेशन तो दिखना ही है। तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, रेडनेस, पेन, और क्या क्या मिलता है, स्वेलिंग। और स्वेलिंग अगर क्रोनिक हो गई तो किसमें डेवलप हो जाती है, इडीमा में, ठीक है। यानी ये क्रोनिक है तो आपको इडीमा देखने को मिलेगा। और क्या क्या मिलता है देखने को, पेन मिलेगा और प्लस इरिटेशंस मिलेंगी। तो ये तो बेसिक पॉइंट्स होते हैं किसी भी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के, वो सब आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं कि इंडिया में कितना कॉमन है, तो इंडिया में जब इस पर रिसर्च होती है, तो अगर ऐसे जब भी होते हैं तो उनकी रिसर्च कौन करता है इंडिया में, तो उसको करता है इंडियन स्टडी ऑफ अस्थमा, ये करके ऐसे बनी हुई है, अस्थमा रेस्पिरेटरी सिम्टम, ये पूरा नाम है, ऐसे उसका पूरा ही नाम है, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है। ये पूरी एक ब्रांच है जो इसकी स्टडी करती है
जब इसने स्टडी करके देखा तो ऑन एन एवरेज इंडिया में 3.5% लोग प्रेजेंट है जिनको सीओपीडी होता है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मेल्स में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। और ये ना एडल्ट स्टेज की डिसीज है, यानी जनरली जो कॉमन मिली है वो 35 ईयर से जो ज्यादा के लोग हैं उनमें मिली है, क्योंकि ड्यू टू मेल्स में क्यों, ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग। और मैं बताऊंगा जैसे बाहर, अब ऐसा बहुत कॉमन बात है, मेल्स मेल्स ज्यादा बाहर जाते हैं, वो करते हैं तो बाहर क्या धूल मिट्टी ये सब जो क्या होता है वो अंदर आपके क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन कॉज कराते हैं, ठीक है। तो क्रोनिक मेल फीमेल मेल, ठीक है। तो ये आपका मोर देन 35 ईयर्स। अच्छा, ये आपसे कोई पूछे सर इंडिया में तो आपको दिख रहा है इतना कॉमन है, नहीं, बाहर ज्यादा कॉमन होता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे तो जैसे स्पेन, ये मैं थोड़ी आपको जानकारी दे देता हूँ कि बाद में कोई ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको पता होने चाहिए। यूएसए में इन जगह पर इसकी हाई रेट ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया, ठीक है। अब हम चलते हैं मेन चैप्टर पर, क्योंकि आपको कम्युनिटी भी है, याद रखना आपको कम्युनिटी सब्जेक्ट भी होता है, तो ये पॉइंट्स बताने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको दूसरे सब्जेक्ट कम्युनिटी में बहुत हेल्प करते हैं, अभी से ही याद करना थोड़ा बहुत। और जब कम्युनिटी के पॉइंट आप एग्जाम में लिख के आते हो ना, इनमें जब इनका एग्जामिनर होता है तो उसको भी थोड़ा तो दिमाग पे जाता होगा ना कि यार इस बच्चे ने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी लिखी है तो उसको ज्यादा नॉलेज है। क्लियर। तो डेफिनेशन क्या होगी, यानी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस अभी बात करके आ चुके सर, इज वन टाइप ऑफ सीओपीडी, यानी नाम में ही है क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई। ब्रोंकाई पूरी दिखा चुका हूं, इन दी लंग्स दैट कॉजेस सीवियर कफिंग। इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन हो रहा है भयंकर, उससे आपको क्या होती है, सीवियर कफिंग होती है, बहुत ज्यादा खांसी आती है, ठीक है, सीवियर कफिंग होती है। फिर और क्या क्या होता है मैं बताऊंगा। यानी क्या बोल सकते हैं इसकी क्या डेफिनेशन, इट इज कैरेक्टराइज्ड विद एक्सेसिव ट्रैकियो ब्रोंक्यूल म्यूकस प्रोडक्शन होता है। बहुत ज्यादा सीओपीडी होगी कब, एयर कैसे ट्रैप्ड होगी, कभी तो होगी जो अस्थमा में होता है वो इसमें होता था, इसमें जो जस्ट सेकेंड, आपके इस तरीके से हो जाता है, आपका पूरा जो ईयरवे होता है ना उसमें हैवी इन्फ्लामेशन और एक्सेस म्यूकस का प्रोडक्शन होने लग जाता है, इतना म्यूकस जो ईयर को इन एंड आउट नहीं होने देता। अब ये देखो, ये आपका हेल्दी है ईयरवे, तो इजिली ईयर इन एंड आउट हो जाएगी, इसमें हो पाएगी नहीं, क्योंकि तो इन्फ्लामेशन भी होगा और हैवी म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है हैवी म्यूकस प्रोडक्शन में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। क्यों हैवी म्यूकस, क्योंकि म्यूकस हैवी म्यूकस प्रोडक्शन जो रिस्पॉन्स है वो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स का पार्ट है, इस वजह से हैवी म्यूकस प्रोडक्शन होता है। मैं आपको बताऊंगा कि सिगरेट स्मोकिंग और इन लोग ना बहुत ज्यादा आपको इनिशिएट कर देते हैं, क्योंकि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग सबसे बड़ा। और मैं अभी आपको बताऊंगा कि सिगरेट स्मोकिंग करती क्या है, क्यों म्यूकस प्रोडक्शन करा देती है नॉर्मली, अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी तो डेफिनेशन समझो, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव ट्रैकियोब्रोंकियल म्यूकस प्रोडक्शन। क्या कराती है, वही क्या कर रहा है, म्यूकस प्रोडक्शन होगा तो वो क्या कराएगी, कफ कॉज कराएगी, क्यों, क्योंकि ईयर इन एंड आउट है, वो तो आपको कफ कफ होगा और वो म्यूकस आपका बाहर निकलने की कोशिश करेगा, निकल नहीं पाएगा, जिससे आपको कफ होगा। तो क्या होगा, टू कॉज कफ विद एक्सपोक्ट्रेशन, एक्सपोक्ट्रेशन का मतलब होता है म्यूकस के साथ बाहर निकलने के लिए। अब यही जो कफ है ये आपको कब तक होना चाहिए, देखो ब्रोंकाइटिस की डेफिनेशन मैंने बोला ना, एक्यूट भी होती है ना, अभी हम बात करके आ चुके। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये डेटा लिख के नहीं आओगे तो आप बता ही नहीं पाओगे कि इसे क्रोनिक कब बोलोगे। यानी सिंपल सी चीज है कि जब आपको कफिंग, आपको बहुत ज्यादा खांसी हो रही है विद एक्सपोर्टेशन, बहुत ज्यादा कफ आ रहा है साथ में, आपको बहुत ज्यादा कफ हो रहा है और साथ में स्प्यूटम निकल रहा है। हिंदी में क्या है, इंग्लिश में कफ बोल देते हैं तो कफ मीन्स खांसी होती है, और हिंदी में जब कफ बोलते हैं उसका मतलब स्प्यूटम होता है, तो इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा तो मैं इंग्लिश बोलता हूँ कफ विद स्प्यूटम पूरा, यानी एक्सपोर्टेशन म्यूकस निकलेगा साथ में। वो कितना होना चाहिए, वो आपका होता है कि एट लीस्ट आपको 1 ईयर में 3 मंथ्स तक ये सिम्टम आ रहे हैं, एटलीस्ट 1 ईयर में 3 मंथ्स तक आपको ये सिम्टम आ रहे हैं, प्लस ये जो 1 ईयर में 2 मंथ्स है एटलीस्ट 2 ईयर तक परसिस्ट करनी चाहिए। यानी कुल मिला के सर ओवरऑल बात करो ना, ओवरऑल की बात है, यानी लगभग 2 ईयर्स में आपको 6 मंथ्स तक सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो आप बोल सकते हो कि हाँ आपको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। यानी लिखने का तरीका क्या है कि एटलीस्ट 3 मंथ्स ऑफ द ईयर, यानी एक साल में लगभग 3 महीने तक तो मुझे खांसी होनी चाहिए। और ऐसा एक साल में नहीं कि जैसे मान के चलो लगभग मेरे को खांसी स्टार्ट हुई अप्रैल मई के आसपास, तो मेरे को 3 महीने खांसी चली, अप्रैल मई जून मतलब ऐसे 3 महीने खांसी हो गई, और नेक्स्ट ईयर मेरे को 2022 में कोई खांसी नहीं हुई, मैं मतलब खांसी नहीं, मैं कफ बोलता हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो फिर आप उसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में काउंट नहीं करोगे। ऐसा आपको लगभग 2 साल होना चाहिए कि 21 में भी प्रॉब्लम ऐसी मुझे बहुत ज्यादा आ रही थी, एक साल में 3 मंथ्स तक आई मुझे इतनी प्रॉब्लम, फिर नेक्स्ट ईयर भी आ रही है, और वो भी लगातार कंसिक्यूटिव, ऐसा नहीं कि 21 में आई फिर 25 में आ रही, नहीं 21 और 22 दोनों में आ रही है,
तब आप कहीं जाकर उसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस बोलोगे कि हाँ कि आपको इतना लंबा समय हो गया, 2 साल, 2 इयर्स हो गए हैं, और उसमें भी आपके एक ईयर में एटलीस्ट 3 मंथ्स परसिस्ट करनी चाहिए एटलीस्ट, उससे ज्यादा भी हो सकती है ना। कहो पूरी की पूरी 2 इयर्स आपको पूरी की पूरे 24 मंथ ही बनी रहे, है ना। तो उन्होंने मिनिमम डाटा दे दिया कि एटलीस्ट 3 मंथ्स तो एक साल में होनी चाहिए और लगातार 2 साल होनी चाहिए, तब हम उसे क्रोनिक की डेफिनेशन देंगे, वरना हम उसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की डेफिनेशन नहीं देंगे, ठीक है। वरना फिर तो सिर्फ क्या है, वो ब्रोंकाइटिस है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस है, ठीक है। तो ये डेटा लिखना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का। आपसे कोई भी पूछता है वो यही पूछता है, यही क्वेश्चन ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि हम किसी ब्रोंकाइटिस को क्रोनिक कब कहेंगे। तो क्या बोलोगे कि एक क्या फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स इन अ ईयर, एक साल में एटलीस्ट 3 महीने तक, और ऐसा 2 साल लगातार होना चाहिए, तब हम उस ब्रोंकाइटिस को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की डेफिनेशन में डालेंगे, ठीक है। हमने इंसिडेंस की बात करी थी, ये आपको मिडिल और लेट एडल्ट लाइफ में ज्यादा मिलता है, जनरली जो इसकी एज होती है 35 ईयर के बाद ज्यादा मिलता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये एकदम नहीं होता, क्रोनिक है ना, शुरुआत का वो आपके, अब आप बोलोगे सर इतना क्यों, मैंने देखो शुरुआत क्या होता है, जैसे आप मेल्स है, मोस्ट कॉमन इसका सबसे बड़ा रीजन क्या बताई मैंने, सिगरेट। सिगरेट की आदत कब लगी आपको? आदत लगती है सर 25 26, यही यंगर एज होती है 25, या मे बी आजकल 22 23 पे लग गई। अब क्या कर आपको क्या लगता है कि एकदम ही हो जाएगी साल 2 साल में? नहीं, सिगरेट अब वो पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, कर रहे हैं, जब उनको 7 8 साल हो जाती है, तब आपको कहीं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होती है। तब मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि एबनो एक दो चीजें नहीं होती, पूरा का पूरा पाथवे ही खराब हो जाता है। वो क्यों क्यों होता है मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। तो इसलिए आपको अडल्ट लेट लाइफ में देखने को मिलती है, या फिर वो लोग जो बहुत ज्यादा धूल मिट्टी इस तरीके से उनमें रह रहे हैं, तो वो कंटिन्यूअसली आपके अंदर जा रही हैं, है ना। तो इस तरीके से वो आपको लेट लाइफ में होती है एकदम सडन, क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्रोनिक है, तो वो आपको लेट में ही मिलती है, डेवलप होती है धीरे धीरे, विद इन ईयर्स में नहीं हो जाती कि 2 3 साल में हो गई, लंबा समय लेती है, उससे 7 8 10 साल हो गए, तब कहीं जाकर आपको डेवलप हो। तो मेल्स में ज्यादा कॉमन है ना, ड्यू टू सिगरेट स्मोक, इसलिए बोला मोर इन स्मोकर एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर। ऐसा नहीं नॉन स्मोकर पर नहीं मिलती, मिलती है, उसके रीजन हम पढ़ेंगे। अर्बन एरिया में ज्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू रूरल। क्यों? क्योंकि बताऊंगा ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर आपके दिल्ली वालों में जो देख रहे हो कितना, इंडिया की लगभग, मैं मोस्ट ऑफ दी जो टॉप 5 में तो हमारी शायद 4 सिटीज है ही हैं टॉप पॉल्यूशंस में, पॉल्यूशंस के वर्ल्ड के पॉल्यूशन में 5 में 4 तो हम है ही हैं, और लगभग टॉप शायद टॉप 10 में हमारी बहुत सारी हैं। तो हम किस हालत में है, ये सब आप जो पॉल्यूशंस आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या करा रहा है? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस ही तो करा रहा है। दिल्ली वालों से पूछो इतना क्यों वो बोलते हैं, कि क्यों बोल रहे हैं कि आप पॉल्यूशन कम करो कम करो कम करो, तो वो आपके अंदर जाकर जब वो सालों से, अब एक दो साल में तो है नहीं, अब जो दिल्ली में रह रहे हैं 10 15 15 साल से, आप उनको पूछो जो इनकी एज होती जा रही है जैसे 35 40, तो उनको बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वाला प्रॉब्लम बहुत क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो ये अर्बन एरिया में ज्यादा देखने को मिलता है जहां पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। और मैं बताऊंगा क्या क्या पॉइंट्स, अभी 2 4 पॉइंट और बताऊंगा। तो अब हम मेन स्टार्ट करते हैं ईटियोलॉजी, किन किन लोगों में रिस्क फैक्टर है भैया, किन किन लोगों को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आपको देखने को मिल सकती है। हमने बात करा सबसे ज्यादा कॉमन ये सिगरेट स्मोकर्स में होती है। क्यों होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, क्योंकि सिगरेट के अंदर जो निकोटीन्स होती हैं, जो केमिकल्स होते हैं, वो 2 4 चीजें बहुत खतरनाक करते हैं। एक तो पहले आपका जो आपका सिलियरी मूवमेंट होता है इसको स्लगिश कर देते हैं। स्लगिश का मतलब क्या होता है? स्लगिश का मतलब होता है स्लो और इनएक्टिव। स्लगिश का मतलब होता है स्लो और इनएक्टिव। तो क्या होती है सर, फिर सिलियरी मूवमेंट होती क्या है, वो क्यों, वो चलो ठीक है उसको स्लो कर दिया, उसके स्लो करने से क्या होगा, सब सब आंसर दो ना, ऐसा लाइन लाइन छोड़ के तो हम जा नहीं सकते आगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि सिलियरी मूवमेंट होती क्या है, फिर हम आगे चलते हैं। ये पूरे आपके लंग्स में इस तरीके से सीलिया प्रेजेंट होती है। सीलिया क्या होती है? हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये इनका काम क्या है, इस तरीके से आपके ऐसे नहीं, पूरे लंग्स की ब्रोंकाई में आपके इस तरीके से आपके प्रेजेंट होती हैं, पूरे लंग्स की ब्रोंकाई में, ट्रैकिया में, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई में, पूरा ईयर सैक में नहीं होती, नीचे की तरफ आपका जो पूरे इस तरीके से अंदर तक प्रेजेंट होती हैं। जब आप ये पूरी लाइनिंग निकालोगे ना, ये पूरी लाइनिंग इस तरीके से, तो इनकी इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से सबके पूरे प्राइमरी ब्रोंका, टर्शियरी सर्कल इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, इनका काम क्या होता है? हेयर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड सीलिया लाइन दी प्राइमरी ब्रोंक्यूस। पूरा प्राइमरी टर्शियरी अंदर भी करती है इस तरीके से, और भी अंदर करती है, तो इसमें हमने लगा क्या करते हैं, इसका काम क्या है, मेन काम क्या है, क्यों ये है? क्योंकि इसका मेन काम ये है, क्योंकि आप देखो बहुत सारी आप
इनहेल कर रहे हो, आपके अंदर सारी सांस जा रही है, अभी यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे आप हमेशा बीमार होते हो क्या? नहीं, क्योंकि आपके जो नोज में भी जो हेयर्स है वो भी आपके प्रोटेक्शन का काम करते हैं। उसी तरीके से भी पूरा लंग्स के अंदर आप पूरी एयर में जा रही है, तो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म तो होनी चाहिए ना जो आपको बचा के रखे। तो जिस तरीके से अब जो आप लोग बोलते हो ना कि जो स्प्यूटम जो म्यूकस सीक्रेट होता है, जो आप जाकर कोई बैक्टीरिया आया या कुछ भी एबनॉर्मल आए तो वो क्या होता है, इस म्यूकस से अटैच्ड हो जाते हैं। तो वो कैसे होते हैं? वो यहीं से तो प्रोड्यूस होते हैं, वो सीलिया होती है। सीलिया क्या करते हैं कि अगर इनकेस कोई भी बैक्टीरिया कुछ आया तो वो हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, वो उसको यहीं पर ट्रैप्ड कर लेते हैं। या कोई भी ऐसी धूल मिट्टी ज्यादा ऐसे यानी मैक्रोमोलिक्यूल्स आए तो उसको लंग्स के अंदर नहीं जाने देंगे, यहीं पर पकड़ लेंगे। और पकड़कर क्या करेंगे, जब आप एक्सेल करेंगे तो ना बाहर निकाल देंगे। एक्सेल कर कर आपके बाहर निकाल देंगे, स्प्यूटम के थ्रू, म्यूकस के थ्रू आपके बॉडी के बाहर निकाल देते हैं। ये सीलिया का काम होता है। ये सीलिया आपकी बहुत बड़ी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। कभी एकदम देखना, बहुत धूल मिट्टी में जाओगे, सडन जाता और एकदम एकदम आपको क्या आएगी, एकदम पूरा म्यूकस आएगा, पूरा बाहर निकल जाता है। आपको प्रोटेक्ट कर लेता है, वरना वो लंग्स के अंदर चला गया, अगर आपके ईयर सैक में चला गया तो अल्वलाई कितनी ज्यादा डैमेज हो जाएंगी। तो ये सीलिया आपको उसी से तो बचाती है। और ये सीलिया में प्रेजेंट होते हैं गॉबलेट सेल। क्या प्रेजेंट होते हैं? गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल का क्या काम होता है? म्यूकस को सीक्रेट करना। तो क्या करना है, ये सीलिया हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है। ये क्या करती है, कोई भी बैक्टीरिया कुछ आया उसको अपनी तरफ क्या कर लेंगी, इस तरीके से प्रेजेंट है, अब कुछ भी है तो उसको अपनी तरफ खींच लेंगी। और यहाँ पर प्रेजेंट है गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल क्या सीक्रेट करते हैं? म्यूकस। और म्यूकस की वजह से वहां पर स्टिक होके रह जाती हैं। फिर जब और जब क्या होता है, जब फोर्सफुल एक्सपायरेशन का, जब स्प्यूटम म्यूकस निकलता है तो उसके साथ क्या सीलिया इसको छोड़ देती है और वो सब बाहर निकल जाता है। तो ये बेसिक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है आपके लंग को बचाने के लिए, है कि नहीं? और यही होता है, गड़बड़ यही होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब भी सिगरेट स्मोकिंग का पहले बताया था कि सिगरेट की जो निकोटिन होती है वो इसी को तो डैमेज कर देती है। वो इसी जो सीलिया मूवमेंट्स है, यानी क्या करता है सिगरेट, जो आपकी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है उसी को डैमेज करता है। देखो सबसे बड़ी याद रखो, सबसे बड़ा आपको खतरा जब नहीं है जब कोई आपके क्या कर, देखो अगर कोई भी बहुत सिंपल बात बता रहा हूं, आप इंडिया में कोई भी बाहर से आकर आकर आपके इंडिया में घुस के आपको मारे तो तब इतना खतरा नहीं है जब आपकी वो आर्मी को मार के अंदर घुसे। क्यों? क्योंकि आर्मी हमें प्रोटेक्ट करने को बैठी, कल को हमें कोई दूसरा आके मारेगा तो क्या होगी, आर्मी आएगी, पुलिस आएगी, तो वो क्या करेगी, हमें बचाएगी। इसलिए जो भी लोग बड़े लोग होते हैं, आप बेसिक मेंटेलिटी लगाओ ना, आतंकवादी होते हैं वो क्या करते हैं, उनका पहला टारगेट कौन है कि पहले जो डिफेंस है उन्हें ही मार दो, कल को कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। तो निकोटीन और जो ये सब आप जो पीते हो ना, जो निकोटीन सिगरेट स्मोकिंग करते हो ना, तो निकोटीन वो क्या करती है, वो यही खराब कर देती है, आपका सिलियरी मूवमेंट को डैमेज कर देती है। और जैसे आपकी सिलियरी मूवमेंट डैमेज होते हैं तो आप बेसिक दिमाग लगा लो, आपको सर आप कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो कि अब कुछ अब बैक्टीरिया आया, कुछ भी आया, सब कुछ क्या हो जाएगा, लंग्स के अंदर जाएगा। अब वो बैक्टीरिया आया तो फिर क्या होना, इन्फ्लामेशन तो ना, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होनी है। कोई भी मैक्रोमोलिक्यूल आया, आप कुछ भी आएंगे वो सब क्या करेंगे, आपके लंग्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे। अब कुछ भी बैक्टीरिया आया या मैक्रोमोलिक्यूल, वो आपके लंग्स को, पूरे एयरवे को डैमेज करेंगे। और वो क्या होगा, अब आपके में कोई प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म तो है नहीं जो आपको बचा सके। तो वो अंदर क्या हो जाएगा, एक लॉन्ग समय के लिए परसिस्ट होने लग जाएगी। और उसे फिर जब परसिस्ट होगी तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे। उसी को आप नाम देंगे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है? तो क्या हो रहा है, स्लगिश कर देती है सिलियरी मूवमेंट को। देखो हम ऐसे नहीं है कि नाम पढ़ के और छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, हम एक एक चीज को समझेंगे। ठीक है? तो आपका सिलियरी मूवमेंट स्लगिश होने की वजह से, पहले सिलियरी मूवमेंट तक क्या था हमने वो समझा, स्लगिश होने से क्या होगा हमने वो भी समझा, स्लगिश क्यों होगा, निकोटीन करते हमने वो भी समझा। क्या स्लगिश एक दो दिन में होगा? नहीं, ये तो सालों का है। ऐसा तो ना कि स्लगिश मूवमेंट में बोला ना, दस दस पंद्रह पंद्रह साल से सिगरेट पी रहे हैं तो उनके अफेक्ट हो रहे हैं, सिलियरी मूवमेंट डैमेज हो रहे हैं। प्लस क्या होगा, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है तो कंस्ट्रक्शन तो होना ही है। तो आपकी ब्रोंको कंस्ट्रक्शन मतलब क्या, जो आपके ट्रैकिया और एयरवे के आसपास जो आपकी स्मूथ मसल्स होती हैं, जो यहाँ पर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, उनका काम क्या होता है, एक वो क्या करती है, आराम से रिलैक्स करती है, एक्सपांड करती है, तो आराम से एयर अंदर चली जाए। अब क्या करता है, जब भी ये इन्फ्लामेशन होगा तो मसल स्पाज्म होने लग जाता है, तो वहां की जो स्मूथ मसल्स है वो सब स्पाज्म में चली जाती है। और स्पाज्म से क्या होगा, सीधी सी बात है सर, ये जो आपका एक पार्ट था वो क्या होने लग जाएगा, अब नैरो, पास पास आने लग जाएगा, एरिया नैरो हो गया। तो एक तो स्लेरी मूवमेंट चले गए, प्लस एरिया नैरो हो गया। और नैरो होने की वजह, जो उस पे गोबलेट सेल्स प्रेजेंट थे ना सिलियरी मूवमेंट्स पे, वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। जब सिलियरी मूवमेंट स्लगिश होती है तो उस पे जो गोबलेट सेल्स थे, जो अब मैंने आपको दिखाया था, वो क्या हो जाते हैं, हाइपर एक्टिव, और एबनॉर्मली म्यूकस सीक्रेशन होने लग जाता है। यानी तीन तीन चीजें सर एक साथ हो गई, क्या कि जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म थी वो चली गई। ठीक है सर, समझ आता है। दूसरा, जो आपका पूरा ईयरवे था वो भी कंस्ट्रिक्ट करने लग गया, यानी उसका साइज भी छोटा हो गया।
ठीक है सर, वो भी समझ आ गया। थर्ड चीज आप सर क्या बोल रहे हो कि जो गोबलेट सेल्स हैं, जो म्यूकस है वो एबनॉर्मली प्रोडक्शन हो रहा है, क्यों? क्योंकि गोबलेट सेल्स की हाइपरप्लेसिया, हाइपरट्रॉफी होने लगती है, वो एबनॉर्मल म्यूकस सीक्रेट करने लग जाते हैं बहुत ज्यादा ही। तो क्या होगा, जो थोड़ा बहुत म्यूकस इस तरीके से होना चाहिए था जो आपको प्रोटेक्ट करके रखता है, वो अब इतना ज्यादा होने लगा है, बहुत ज्यादा। तो सर उससे ओवरऑल हुआ क्या? सर उससे ओवरऑल ये हो गया कि जो आपका ओवरऑल पाथवे था, जो अब पहले इतना था, वो अब इतना सा रह गया सर, इतना सा। और इससे क्या हुआ सर कि इससे आपका जो एक्सहिलेशन था, जो एक्सपायरेशन था, वो आपका, ऐसा नहीं कि एक्सपायरेशन अफेक्ट होता, मैं पहले भी कह चुका हूं कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक अफेक्ट हो तो दूसरा नहीं हो, बस डिपेंड करता है कि कौन ज्यादा अफेक्ट हो रहा है, आप उसी को उसके अंदर डाल देते हो। एक्सपायरेशन ज्यादा अफेक्ट होता है तो आप उसे ऑब्स्ट्रक्टिव बोल देते हो, इंस्पायरेशन ज्यादा अफेक्ट होता है तो आप उसे रेस्ट्रिक्टिव बोल देते हो, ठीक है, डिपेंड ऑन दी कि कौन सा ज्यादा हो रहा है। तो इसमें जो आपकी सीओपीडी से, तो उसमें क्या ज्यादा अफेक्ट होगा, आपका एक्सपायरेशन। तो पेशेंट क्या करेगा, अपनी ईयर को आउट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से अब वो जब भी ईयर अंदर लेगा, अगर 50 ml लेगा तो बाहर निकलेगी सब 40 ml, हर बार 10 ml का रेजिडुअल बचता जाएगा, बचता जाएगा, और अंदर आपके लंग्स में ईयर क्या होने लग जाएगी, ट्रैप्ड होने लग जाएगी, भरने लग जाएगी। और पेशेंट को क्या, ब्रीथलेसनेस होगा, सांस नहीं ले पाएगा, वो सब आपको बेसिक सिम्टम्स इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हमने सिगरेट में हमने समझ लिया तीन चीजें, हमने मिस में सर पकड़ी। एक तो हमने स्लगिश सिलियरी मूवमेंट समझा, क्या होता है कैसे, ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन समझा, मतलब क्या कि स्मूथ मसल ऑफ दी जो ब्रोंकस के वो क्या है, नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट करने लग गई हैं, और प्लस जो गोबलेट सेल्स थे उनकी हाइपरप्लेसिया और हाइपरट्रॉफी होने लगी, जिससे एब्नॉर्मल म्यूकस सीक्रेट होने लग गया। ठीक है, तो ये तो हमने स्मोकिंग, और होता यही सब है, बाकी अब वो किसी और की वजह से होने लग जाए, सर बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन, कहता हूँ ना, एयर पॉल्यूशन विद दर्द, जो मैक्रोमोलिक्यूल जैसे दिल्ली जैसी सिटीज में मिल रहे हैं, एबनॉर्मल स्मोक्स, फ्यूम्स, जो किससे निकल रही हैं, हाइड्रोकार्बन, जो आपकी कहाँ किससे, कार्स से निकल रही है, इतना ज्यादा ट्रैफिक है, तो वो सब कितने हाइड्रोकार्बन है, वो आपके अंदर यही करते हैं, स्लगिश मूवमेंट को खराब कर देते हैं, जो स्मोकिंग कर रही है। इसलिए तो आपने बोला ना कि बाहर ऐसी सिटीज में हम क्या बोलते हैं कि दिल्ली जैसी सिटी में अगर आप एक दिन, सिर्फ एक दिन बिना मास्क के लगा के घूम रहे हो, तो लगभग ऑन एन एवरेज आपने पूरी एक सिगरेट का पैकेट, जिसके अंदर लगभग 10 सिगरेट्स आती है, उतना आपने इनहेल कर लिया, उतनी आपने इनहेल कर लिया सिगरेट का, इसके बराबर माना जाता है एक दिन का, सोच लो। अब जो 10-10 साल से कर रहे हैं, तो एक तो वो ना चाह के भी उनका क्या हो रहा है, यही सब हो रहा है जो हमने ऊपर देखने को मिला, चाहे वो सिगरेट करे चाहे वो और कोई करे। तो इस तरीके से, ठीक है, एयर पॉल्यूशन विद डस्ट, स्मोक, फ्यूम्स, इसलिए इसको कौन सी अर्बन डिसीज बोलते हैं, अर्बन लोगों में ज्यादा मिलती है। सल्फर डाइऑक्साइड, इंडोर एयर पॉल्यूशन उन लोगों में मिलेगी, जैसे मान के चलो जो बहुत जैसे गांव में अगर आप जाओगे ना, गांव में, वो तो वहां पर किन लोगों में मिलेगी, जो बर्निंग बायोमास फ्यूल जैसे जो लकड़ियों को जलाते हैं, क्योंकि उनके जब लकड़ियों को जलते हैं तो उनमें रेसे निकल, आपने देखा ना, जब भी लकड़ियां जलती है ना तो उसमें ब्लैक कलर के ऐसे से, आपने कभी भी अगर आपने वुड को जलते हुए देखा होगा, तो उसके जब जलने के बाद हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, कोल बोलते हैं, जब कोल पूरा जल जाए तो आपने देखा इस तरीके से वो ब्लैकिश हो जाते हैं, एसिड एसिड इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो वो क्या होता है, वो जब आपके, अब का वो 1-2 दिन में तो है नहीं है, अब जो लेडी है पूरा उसका टाइम हो गया, पूरी लाइफ से क्या कर रही है वो, उसी लकड़ियों पे खाना बना रही है, तो वो ऐसे उड़ उड़ के उसके अंदर जा रहे हैं, तो वो भी वही सब काम कर रहे हैं स्मोकिंग की तरह। ठीक है, या फिर एनिमल डंग, मतलब जो आपने देखा होगा ना, जो फीकल मैटर से बनते हैं, उपले बोलते हैं, कंडे बोलते हैं, जो भी आपने ये सब देखा होगा, इस तरीके से एनिमल डंग से जो बनते हैं, आपको दिखा देता हूँ तो ज्यादा सही रहेगा। ये भी क्या करते हैं, ये जब बर्न होते हैं, जब ये बर्न होते हैं तो ये भी क्या करते हैं, साथ साथ में इनके अंदर से भी। अभी ऐसा मत बोलना कि सर 1-2 दिन जला लिया, दाल बाटी खाने का मन था तो घर पे कर लिया तो हमको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया, क्या मैं बोल रहा हूँ ना, सालों से उन लोगों से जो बिल्कुल इस पे खाना बनाना कर रहे हैं, इसलिए तो हमारे इंडिया में चल रहा है ना उज्ज्वल योजना करके, प्रधानमंत्री चला रहे, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा सिर्फ इसी वजह से बढ़ रहा है, जो एक लंबे समय से इसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी पॉइंट एक जो हमेशा हमेशा, अगर आपने पॉलिटिक्स का गेम जानते हो, तो आप जानते हो कि हमेशा 3 स्टेट्स में बड़ी लड़ाई चलती है, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली। दिल्ली हमेशा अपने पॉल्यूशन के लिए पंजाब और हरियाणा पे वो इल्जाम लगाती है, बोलती है कि इनकी वजह से हो रहा है। क्यों हो रहा है सर, क्या क्यों होता है? क्योंकि बोलती है कि उनके यहाँ पर जो क्या होता है, जो क्रोप का रेजिड्यूज बचता है उसको वो जला देते हैं, जिसको हिंदी में आप पराली करके बोलते हो, पराली करके बोलते हो, ये बोलते हो ना, ये देखा होगा, ये जला देते हैं, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा। इसमें जो स्मोक्स, जो फ्यूम्स निकलते हैं ना, ये आपके बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं, इसलिए तो इंडिया में बैन करवा रहे हैं, कि मना करते हैं, कि इसलिए वो हमेशा बोलते रहते हैं कि पंजाब पे इल्जाम लगाएंगे, हरियाणा पे लगाएंगे, वो लोग जला देते हैं, उसका बहुत ज्यादा हमारे अंदर आता है, इस वजह से दिल्ली के अंदर बढ़ता है। तो आपने बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में सुना होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है।
और इतना बढ़ा देता है जिससे आगे चल के आपको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकती है, फिर वही अगेन 1-2 दिन में नहीं, सालों में। ठीक है, इसलिए इंडिया में बहुत सारे ऐसे सिस्टम चल रहे हैं कि मना करते कि इनको जलाना नहीं है, इनकी रिसाइकलिंग और बाकी सब इन पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं कि इनको किस तरीके से खत्म करना है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। या फिर मे बी जेनेटिक फैक्टर भी काम करता है, या फिर कोई ऐसे जैसे प्रीवियस टीबी हो या प्रीवियस एक्सेस अस्थमा हो, क्योंकि अस्थमा भी तो यही सब हो रहा था आपको, अस्थमा भी तो सीओपीडी है। तो उसमें भी वो कहो आगे चल के वो भी आपको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस करा दे, या कोई इन्फेक्शन हो जाए आपको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का, तो ऐसे कोई आगे चल के इन्फेक्शन हो जाए तो वो भी आपको करा सकते हैं। या लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब लो सोचो कि मतलब जो थोड़े से गरीब और वो लोग है, क्योंकि देखो आप चाहे दिल्ली जैसी सिटी में भी बोलो तो प्रॉब्लम क्या लगता है कि अमीरों को हो रही है, नहीं हो रही है। वो अपने दिन भर कार में घर में उन्होंने पूरा एयर पॉल्यूशन कंट्रोलर लगा रखे हैं, सब कुछ उनकी पूरी एयर फिल्टर मिल रही है, पूरा सबसे ज्यादा खराब माहौल वही कर रहे हैं। लेकिन भुगत कौन रहा है? जो गरीब है, जो रोड पे खड़ा हुआ है, जो कर रहा है। तो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही, उनको हो रही है। बाकी अमीर लोग को क्या है, वो तो ऑल टाइम कार में बैठे हुए सब कुछ करे, अपना पूरा कंट्रोल टेम्परेचर करे हुए हैं, तो उनमें इतना दे है ना, समझ रहे हो। तो उन लोगों में ये आपको किन में मिलेगा? जनरली जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले हैं, रहे वो क्या रहे सिटीज में रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम के ना उनमें ही आपको ज्यादा देखने को मिल रही है। अब इसकी पैथोजेनेसिस समझनी है, ओवरऑल एक हमें छोटी सी जो अभी तक समझते आए ना, बस उसी की बात करनी है। इसको मैं आपको पहले समझा दूं, ये इसमें ये वाले पार्ट पे दिमाग मत लगाना। कौन से वाले पार्ट पे? एक सेकेंड, हमें सिर्फ इतना पढ़ना, हमें यहाँ का पढ़ना, ये स्टार्टिंग और जो डिवाइड हो रहा है ना यहाँ से, ये वाला इधर का जो पॉइंट है, ये लाइन जो यहाँ से लिखी हुई है, ये जो ब्लू वन से और इधर वाला, ये हमें नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? ये सर एम्फाइजिमा का है। ठीक है, तो अब जब हम कल एम्फाइजिम, जब नेक्स्ट लेक्चर में एम्फाइजिमा पढ़ेंगे, तब मैं आपको वापस फिर वो यहाँ पर लाकर करूंगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा चार्ट है। इसमें आपको दो अलग अलग याद नहीं करनी पड़ती, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का अलग से याद करो, एम्फाइजिमा का अलग से करो, आप एक से ही दोनों कंट्रोल कर लोगे, दोनों एक से ही याद हो जाती है, क्योंकि सिम्टम्स में एंड ऑफ द डे सीओपीडी के सेम ही होते हैं। तो सब कुछ आपको सब कुछ एक जैसी देखने को मिलेंगी। तो इधर दिमाग मत लगाना, बिल्कुल भी कोशिश मत करना इस साइड देखने की। जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो मैं मना कर दूंगा कि इधर मत देखना, ठीक है। फिर बाद में आप अपने हिसाब से एक दूसरे को समर अप करके और कैसे आपको याद करना है वो आप देखना। तो अभी हम समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले वही कि आपने टबैको स्मोकिंग करी या एयर पॉल्यूशन आपके अंदर गया, वो क्या करेगा? इन्फ्लामेशन कराएगा ऑफ द ईयरवे एपिथेलियम, जो आपका ईयरवे की लाइनिंग है, यानी आपकी ब्रोंकाई की लाइनिंग है, उसका इन्फ्लामेशन कराएगा, उसी तो बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। ठीक है, तो हमने क्या बात करी? कोई भी स्मोक करा, एयर पॉल्यूशन लिया, उससे हमने बात करी थी कि हमारा इन्फ्लामेशन हो रहा था ईयरवे एपिथेलियम का, है ना। बात करके आई चुके हैं हम इसको अच्छे से। होता क्या है, अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जब भी ये सब सिलियरी मूवमेंट्स ये सब अंदर आते हैं, उससे क्या होता है? आपके टिश्यू डैमेज होते हैं। और मैंने बात करी, जहां पर कोई भी चीज अगर डैमेज होगी तो हमारी बॉडी उसे हील करेगी, और जब भी हीलिंग होगी तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, यानी आपके अंदर अब क्या हो गया? अब इन्फ्लामेशन में यार अब आपके अंदर कोई कोई बैक्टीरिया आ जाए, कोई टिश्यू डैमेज हो जाए, कुछ भी हो जाए, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होना है। और जब भी, और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स का कौन कराता है? आप जानते हो, इस्नोफिल्स न्यूट्रोफिल्स, यही तो है जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कराते हैं, इन्हीं की वजह से तो होता है। हमने जब एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शंस पढ़ते हैं तब उसमें जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है वो इनकी वजह से होता है। कोई भी डैमेज, अगर आपको कभी भी चोट लगती है बाहर, आपने देखा होगा कभी वो लग जाती है, तो जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आता है वो क्यों आता है? क्योंकि वहां पे इस्नोफिल्स ये सब आ जाते हैं, है ना। और वो अपना क्या करता है? वो रिलीज करता है साइटोकाइंस को, इंटरल्यूकिन्स को, और यही तो है जो इन्फ्लामेशन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकंड ईयर पे तो बस वही चीज हो रही है, बेसिक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो क्या हो रहा है? कुछ भी स्मोकिंग हमने पढ़ा था, उससे इन्फ्लामेशन कैसे हो रहा है? जैसे आपके मान के चलो टिश्यू डैमेज, उसी तो टिश्यू डैमेज मतलब एक तरीके से सीलियरी मूवमेंट है आपका, स्लगिश हो रहा है, सब कुछ पढ़ के आ चुके ना। पढ़ के आए वो सीलियरी मूवमेंट, ब्रोंकस, वो सब हो रहा है। उससे क्या हो रहा है? आपके जो इन्फ्लामेटरी सेल्स है वो एक्टिव हो रहे हैं। हमने बात करी, कोई भी चीज डैमेज होगी तो सीधी सी बात है, इन्फ्लामेशन तो होना ही है। हीलिंग का पार्ट है ये। तो इसनोफिल्स, ल्यूट्रोफिल्स, ये सब आपके मैक्रोफेजेस, ये सब क्या हो रहा है? एक्टिवेट हो रहे हैं। और जानते हो, अगर ये जब भी एक्टिवेट हुए तो ये क्या छोड़ते हैं? साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन्स आपको छोड़ेंगे, और उससे ही आपको इन्फ्लामेशन होगा। और वैसा तो है नहीं कि साइटोकाइंस और इंटरल्यूकिन्स एक जगह पर छूटेंगे, वो तो पूरी बॉडी में होंगे। तो उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि, अब ये सबसे बड़ा पार्ट होता है कि क्रोनिक में जब भी आपको इन्फ्लामेशन होगा, क्रोनिक में जब भी आपको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होगी, किसके कंपेयर में? एक्यूट के। तो आपकी पूरी बॉडी में आपको तुरंत मसल वीकनेस, वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि आपकी पूरी बॉडी में इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो वेट लॉस, मसल वीकनेस, और ओवरऑल फिर अगर हम बात करें कि हमारे ईयरवे में क्या होगा, अभी बात करके आ चुके हैं सर कि ब्रोंकियल में अगर इन्फ्लामेशन है तो इरिटेशन तो होनी है। तो क्या होगा? कंटिन्यूअस
ब्रोंकियल इरिटेशन, अभी पांच पार्ट पढ़ के थे, पेन, उसमें इरिटेशन भी हमने बोला था, इन्फ्लामेशन होगा, जिससे ओवरऑल आपको क्या देखने को मिलता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या सर? वही है जो अभी आपने बताया था,